हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे कॉमर्स की क्वेश्चंस की, जिसमें हम 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डेली इसमें हम 25 क्वेश्चंस लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी लगती है आपको तो ज़रूर बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं, और इसका PDF भी आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग आ जाइए सब लोग, फिर स्टार्ट करते हैं ये सारे क्वेश्चंस। जल्दी से आ जाइए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, अंडर कैपिटल गेन्स हेड ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर इज टैक्सेबल इनकम, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू गेन सॉरी, और एग्जेम्प्टेड इनकम। बताइए। यानी कि कैपिटल गेन हेड में इनकम टैक्स एक्ट के जो कैपिटल गेन है उसमें जो हमारी इनकम होती है, वो हमारी हाउस होल्ड को, अगर हम हाउस होल्ड फर्नीचर को सेल करते हैं तो वो क्या होगी, टैक्सेबल इनकम कही जाएगी, कैपिटल गेन, रेवेन्यू गेन, या फिर एग्जेम्प्टेड गेन। बताइए। ये एग्जेम्प्टेड इनकम। देखिए, अगर हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट की, तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटल गेन के प्रोसीजर को फॉलो करें तो वहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम हाउस होल्ड फर्नीचर को सेल करते हैं तो वो हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम का पार्ट होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो एग्जेम्प्टेड इनकम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबका आंसर क्लियर था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, 80E हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन लोन से। देखिए, रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन शैल बी अलाउड अप टू 10,000, 15, 20 या विदाउट एनी लिमिट। यानी कि 80E के अंदर जब हमारा हम लोन लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उसमें जो इंटरेस्ट है वो हमारी, उसकी लिमिट कितनी है, 10,000 तक हमारे लिए फ्री है, और 15,000 तक, 20,000 तक, या फिर हमारे लिए विदाउट एनी लिमिट। बताइए। कटौती हमारे लिए, यानी कि जिसको हम डिडक्शन बोलते हैं, वो कितनी अलाउ है। आपने इनकम टैक्स में ये पढ़ी होंगी सारे डिडक्शंस। 80 हमारी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, लोन टेकिंग फ्रॉम फॉर हायर एजुकेशन। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा विदाउट एनी लिमिट, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड्स इज अंडरटेकन बाय NBFCs, RBI, सेबी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि डायरेक्ट डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड पर जो डायरेक्ट सुपरविजन है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि नियंत्रण, देख रेख। बताइए, क्या लगता है आपको इसका आंसर। जल्दी से आंसर करिए। देखिए, यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात की जा रही है, तो ये याद रखिए, म्यूचुअल फंड और डिपॉजिटरीज की बात होती है तो वहाँ पे सेबी का नाम आता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कॉल नोटिस मनी मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स इज अलाउड ऑफ टू ट्रेड, ऑल बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, ऑल कॉर्पोरेट्स, ओनली कॉमर्शियल बैंक्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि कॉल और नोटिस द्वारा जो मुद्रा बाजार में निम्नलिखित में से कौन सा हमारा ट्रेड करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ है। सभी बैंक्स कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर्स कर सकते हैं, कॉर्पोरेट्स कर सकते हैं, या केवल कॉमर्शियल बैंक्स कर सकते हैं। बताइए। देखिए, यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी, केवल कॉमर्शियल बैंक्स को ये इसकी परमिशन होती है, वो कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपेक्स कंज्यूमर कोड इन इंडिया इज रेफर्ड टू एज। अब जो अपेक्स कंज्यूमर कोड है इंडिया में वो कौन है? कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, द कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, कंज्यूमर कोर्ट की अपेक्स बॉडी की बात करें तो वो हमारा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। यही सारी चीज़ें देखता है, उन पर कंट्रोल करके रखता है कि कंज्यूमर को सही तरह से प्रोटेक्शन हो पा रही है या नहीं, कंज्यूमर के राइट्स का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें इसके ये देखता है, ये अपेक्स बॉडी कहलाती है। वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होती है, स्टेट लेवल पर भी होती है, लेकिन अपेक्स पूछा है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग एन इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बताइए क्या होगा आंसर? क्या लगता है आपको इसका आंसर? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ये हमारा कैपिटल नेचर का कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिक्स एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज सैम्पलिंग एरर, मेजरमेंट एरर, कवरेज एरर या फिर नॉन रेस्पॉन्स एरर। ये मैं आपको करा चुकी हूँ इस तरह का एक क्वेश्चन, पॉपुलेशन का कराया था जिसमें हम पैरामीटर उसका आंसर था। अब आप बताइए, जब हम सैंपल स्टैटिक्स का और पॉपुलेशन के पैरामीटर को हम जब कॉरेस्पॉन्ड कलेक्ट करते हैं तो उनके बीच के अंतर को क्या कहते हैं? दोनों में जो अंतर आएगा। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ए, सैम्पलिंग एरर। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम सैंपल स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो ये अ, एक स्मॉल लेवल पे बात की जा रही है और पॉपुलेशन पैरामीटर एक लार्ज लेवल पे होता है। तो दोनों में क्या है? सैंपल एरर है, क्योंकि इसका सैंपल बहुत कम होगा और इसका सैंपल ओवरऑल बहुत ज़्यादा होगा हमारे पॉपुलेशन का, इसलिए सैम्पलिंग एरर ये कह अंतर जो होगा सैम्पलिंग एरर कहलाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है द जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यूज डेट मेंबर्स हैव इन कॉमन इज नोन एज। यानी कि किसी के भी बिहेवियर में का जो भी जनरल पैटर्न है की बात करें, बिलीफ की बात करें, उसकी प्राइस की बात करें या वैल्यू की बात करें, तो वो जो दो सदस्यों में जो समान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशनल मैट्रिक्स। क्या कहा जाएगा? यस, ये कहा जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल। अब इसमें से कौन सा आपको लगता है कि हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उसमें ये कवर नहीं होता है? बताइए। आपने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे हेनरी फ्यूल के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है ये। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजिली आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं आते हैं आपको 14 प्रिंसिपल्स तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्या होगा? देखिए, यूनिटी ऑफ मेजर किसी भी तरह का कोई प्रिंसिपल नहीं है हेनरी फ्यूल का, जबकि ये यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्प्रेड द क्रॉप्स की बात करते हैं, सबऑर्डिनेशन की बात करते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन इन्होंने यूनिटी ऑफ मैनेजर की बात नहीं कही है। ये इनके 14 प्रिंसिपल्स नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ करंट लायबिलिटी। बताइए।
बिल्स पेबल, कंटिजेंट लायबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर्स या फिर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर्स। कौन सा हमारा करंट लायबिलिटी नहीं है? देखिए ये आपने पढ़ा है करंट लायबिलिटी में, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, तो ये तीन कट गए, क्या बचा? बी। तो ये हमारा पार्ट नहीं है क्योंकि ये कंटिजेंट लायबिलिटी जो है वो एक तरह से लायबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक तरह से हम ये बोल के चल सकते हैं कि हो सकती है, यानी कि संभावना है सिर्फ। अब हम बिल्कुल श्योर नहीं है कि लायबिलिटी बनेगी या नहीं, तो इसको हम एज अ नोट की तरह बैलेंस शीट के अंदर शो कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? ऑप्शंस है कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी है प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, ऑप्शन सी है मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट एंड ऑप्शन डी है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। बताइए। नॉट पूछा है आपसे, देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा। मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट ये इनका काम नहीं होता है। मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट तो ओवरऑल कंपनी पे डिपेंड करता है, ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट करना प्रोडक्शन का पार्ट है। इनका काम होता है रिकॉर्ड्स को रखना, उनको प्रोटेक्ट करके रखना और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर इट्स पर्सनल यूज विल बी क्रेडिटेड टू। बताइए। सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट या फिर स्टॉक अकाउंट। देखिए क्रेडिट की बात पूछी है तो डी हो जाएगा स्टॉक अकाउंट, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसने जो भी वहां से विड्रॉल किया है वो उन्होंने एज अ रॉ मटेरियल लिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज ऐसी मेंशन नहीं की है कि परचेज, और वो परचेज सेल्स सप्लायर्स ये हो भी नहीं सकता। तो स्टॉक हम यहाँ से लेंगे क्योंकि कुछ माल उन्होंने वहां से लिया है, ठीक है। तो स्टॉक हो जाएगा। एंट्री भी नोट कर लीजिए अगर आप एंट्री चाहते हैं। देखिए इन्होंने माल निकाला है तो खर्चा है, तो सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगी एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। अब फर्स्ट कौन सा था? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज या फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। बताइए। फर्स्ट की बात की गई है यहाँ पर। देखिए राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सॉरी सी, जो कि है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये फर्स्ट है हमारा, ठीक है। और इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन आप बताइए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमारा 9 है, इन्वेंट्री हमारा 2 है, डेप्रिसिएशन बताइए आप, ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ पे फर्स्ट, इसका आंसर सी फर्स्ट हमारा बताया गया था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, accounting in modern age is regarded as the art of recording, classifying and summarizing the business transactions in monetary units. Second हमारा the language of business. Third है the source of business information and D है हमारा all of the above. अगर हम मॉडर्न एज में बात करें तो अकाउंटिंग हमें क्या बताता है या उसका मीनिंग क्या निकाल सकते हैं हम? देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अकाउंटिंग मॉडर्न टाइम्स में बात करें तो देखिए रिकॉर्ड भी होता है इसके अंदर, क्लासीफाई होता है, समराइज होता है, तो ये भी करेक्ट है। ये एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहलाता है, तो ये भी हमारा सही कहलाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें द सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का पार्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन सभी के अंदर हमारा जो अकाउंटिंग है उनका मीनिंग कवर होता है और इस हिसाब
से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग है ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट तीनों को कवर करता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, नेक्स्ट है हमारा सीक्रेट रिजर्व्स में रिजल्ट इन। अब जो सीक्रेट रिजर्व्स हैं वो हमें क्या बताते हैं? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, या फोर्थ है हमारा रिजर्व क्रिएटेड ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड। बताइए जो सीक्रेट रिजर्व है वो हमारा किससे निकलता है? हम इसमें से क्या चीज करेंगे कि हमारा सीक्रेट रिजर्व बनेगा? बताइए। देखिए यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो होता है एक तरह से ये हमारा हम इसको पूंजीगत संचय ना मान के आयगत संचय मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया है कि इसमें जो भी हम अमाउंट डालते हैं एज अ रिजर्व, हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं या फंड हम इसमें डालते हैं वो हमारा, हम उसको सिर्फ हमारी जो डिविडेंड है उसकी रेट को फिक्स करने के लिए करते हैं कि ऐसा ना हो किसी ईयर हमें लॉस हो और हम उस साल ना दे पाए डिविडेंड। तो इससे क्या होगा, हमारा इन्वेस्टर के माइंड में हमारी इमेज गिर जाएगी। तो उसको बनाने के लिए सिर्फ हम ये रिजर्व रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिजर्व यूज भी हो। तो एक तरह से सीक्रेट रिजर्व का ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस मीन्स। अब नेट वर्थ आपको बताना है, इक्विटी कैपिटल होता है, टोटल असेट्स होता है, फिक्स असेट्स माइनस करंट असेट्स होता है, या फिर टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है। बताइए, नेट वर्थ की बात की जा रही है। क्या होगा? देखिए डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग रूल्स प्रोसीजर एंड मेथड शुड बी ऑब्जर्व्ड अलाइक एंड शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशंस ऑफ। बताइए, यानी कि अगर हम रूल्स प्रोसीजर मेथड चेंज नहीं करते हैं सालों साल, तो ये हमारा क्या कौन सा कन्वेंशन कहलाता है? कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेशन, या फिर क्विन कंसर्न। बहुत ही सिंपल है, आप सब आंसर कर सकते हैं इसका। क्या हो जाएगा? देखिए ये कहलाता है हमारा कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अगर हमने कोई प्रोसीजर मेथड फॉलो किया है तो हम उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखें, यानी कि हम दूसरे साल भी वही मेथड प्रोसीजर फॉलो करें, तभी हम आपस में एनालाइज कर पाएंगे कि इस साल का हमारे प्रॉफिट्स और सारी हमारी जो रिसोर्सेज थे हमने हमने उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन किया, जिससे कि आगे हम वो सब गलतियां ना करें। अगर हम हर बार प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो वो वहां पर उनका कंपैरिजन करना बेकार है। ठीक है, नेक्स्ट है द नीड फॉर शोइंग कंटिजेंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट अराइजेस आउट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ। बताइए, यानी कि जो हमारी जो बैलेंस शीट है वो सॉरी हाँ बैलेंस शीट है उसमें अगर कोई भी हम कंटिजेंट लायबिलिटी शो करते हैं तो ये हमारा क्या दिखाता है? कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, डिस्क्लोजर, या फिर कंजर्वेटिज्म। बहुत ही सिंपल है ये भी। देखिए ये यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डिस्क्लोजर। ये हमारे डिस्क्लोजर को शो करता है, यानी कि जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर हमने क्या करी है, अच्छे से डिस्क्लोज करी है। ठीक है, नेक्स्ट है द एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल टू। अब जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या यहाँ पर बताता है? ठीक है, वो हमें यहाँ पर बताना है। एंटिटी कॉन्सेप्ट बताइए, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या लगता है इसका आंसर आपको?
एंटिटी कॉन्सेप्ट की देखिए यहाँ पर हम बात करें तो जो हमारी एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पर बताती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि यहाँ पर बोलता है सेपरेट एंटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट अप्लाई टू। अब जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो हमारा कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है? सर्विस इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, रेलवे ट्रांसपोर्ट या फिर लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, किस जगह हमारा सर्विस रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता है? बहुत ही सिंपल है, जल्दी से आंसर करिए इसका, आपने कहीं ना कहीं तो इसे पढ़ा होगा। देखिए जो रियलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है ये हमारा कहाँ पे फॉलो नहीं होता, ये हमारा लॉन्ग टर्म जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो डबल अकाउंट सिस्टम है वो हमारा कहाँ एप्लीकेबल होता है? कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, पब्लिक एंटरप्राइजेज या फिर पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में कहाँ पर वो फॉलो नहीं किया जाता है? डबल अकाउंटिंग सिस्टम की बात की जा रही है यहाँ पर, तो अच्छे से आंसर करिएगा। ये जो है हमारा पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न पे फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा जो आम जनता होती है उसके यहाँ पे इन्वेस्ट होता है फंड, तो ये देखने के लिए कि उनका जो फंड है वो यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, उसका कोई भी मिसयूज ना हो, ये सब का पता लगाने के लिए हम लोग पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में डबल अकाउंट सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सेफ्टी के पर्पज से ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट? इन्वेस्टमेंट, कमीशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर शेयर प्रीमियम? क्या लगता है आपको इसका आंसर? कौन सा इसमें पर्सनल अकाउंट है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखिए पर्सनल अकाउंट जो होते हैं हमारे तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन और एक होते हैं नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन में तो हमारे जैसे कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट ये आ जाते हैं। प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं हमारे, जैसे कि कोई भी आपने कंपनी का नाम ले लिया, जैसे कि एक्स वाई एंड जेड कंपनी, ये हमारा क्या हो गया पर्सनल अकाउंट। और जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हमारे ये आते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होते हैं, ये किसी पर्सन से रिलेटेड है सैलरी, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है in case of a company, total assets minus outside liabilities is called net working, gross working capital, deferred liability या फिर net worth। अभी आपने ये किया है, मैंने चेंज करके इसलिए क्वेश्चन दिया है, वहां पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, तो अभी तक आपको याद होगा और आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? यस, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही है, नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्ट confirmation procedure can be applied to debtors only, creditors only, debtors and creditors both या फिर none of the above? क्या लगता है आपको डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर जो है वो हमारा कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? देखिए डायरेक्ट कंफर्मेशन जो प्रोसीजर है वो हमारा डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों पे अप्लाई किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट? क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शंस अलग हैं। प्रीपेड सैलरी, ड्राइंग्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव? बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि प्रीपेड सैलरी भी पर्सन से रिलेटेड है, ड्राइंग भी किसी पर्सन से रिलेटेड है एंड आउटस्टैंडिंग रेंट भी, ये तीनों एक पर्सन
की बारे में बता रहे हैं, यानी कि ये किस में आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन में। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यही थे क्वेश्चंस। आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं? कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।